ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हम टॉपिक कंप्लीट कवर करने वाले हैं दैट इज पोलराइजेशन और कोशिश करेंगे इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें। हेडिंग जैसे कि हमने जो देखी हो यहाँ पे क्या है, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या होती है, सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जब भी कोई लाइट आपकी चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करते हैं इस तरफ, तो इसके साथ मैंने आपको पहले ही बताया है, तो एक कौन सा फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दूसरा कौन सा फील्ड वेक्टर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो मीन्स दोनों फील्ड वेक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए कौन सा फील्ड वेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जो भी हम देख पा रहे हैं उसको ऐसा समझो कि वो कौन सा फील्ड देख पा रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देख पा रहे हो। जहाँ पे जो हम काम करने वाले हैं दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये लाइट मूव कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर में आपके इस डायरेक्शन में भी, 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 सभी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है हर डायरेक्शन में, है ना। जब आप सन को देखते हो नेक्ड आई के साथ, तो देखना वहां से ना बहुत सारी ऐसे आपकी आंखें प्रॉपरली लाइट को देख नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो लाइट आपकी कैसी होती है, पोलराइज्ड नहीं होती है, वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पहले वो देखते हैं, व्हाट इज अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो डायरेक्शन होती है किसकी, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इन ऑल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इस डायरेक्शन में आपकी लाइट मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है उन सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। जब ऐसा होता है तो वैसी लाइट को हम कौन सी लाइट बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। जब सिंपल क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड रैंडमली, क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड रैंडमली। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे आप बल्ब, जो आपके घर में बल्ब लगे होते हैं, लाइट फ्रॉम बल्ब, वो भी क्या है आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। कैंडल से लाइट आती है, सन से लाइट आती है, सारी कैसी होती हैं, अनपोलराइज्ड लाइट होती हैं। लेकिन हम कोई डिवाइस यूज करके हम इसको क्या करते हैं, पोलराइज्ड कर देते हैं। अब पोलराइज्ड का मतलब क्या, अनपोलराइज्ड में क्या था कि लाइट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था वो सभी डायरेक्शन में क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। हम क्या करेंगे, ये सारे कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस सारी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। मैं कोई एक डिवाइस यूज करूंगा और उस डिवाइस की मदद से जितने भी ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, मैं इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाना शुरू कर दूंगा, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो वैसी जो आपको लाइट देखने को मिलेगी, उस लाइट को हम कौन सी लाइट बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। अब अनपोलराइज्ड लाइट का बनाने का तरीका क्या है, एक तो ये ऐसे बना सकते हैं, दूसरा ये और ऐसे करके भी बना सकते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है अनपोलराइज्ड लाइट बनाने का, ऐसे करके और बीच में एक डॉट बनाते हैं। डॉट का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की तरफ आ रहा है। ये तरीका होता है इसको बनाने का, किसको, अनपोलराइज्ड लाइट को। तीन तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी, ओके। अब चलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ। क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैंने पहले ही बता दिया आपको, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट वेव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे लाइट वेव को, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक पर्टिकुलर प्लेन में, इज नाउन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। या दूसरे स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो इसकी, द इमर्जेंट लाइट कहां से, फ्रॉम द क्रिस्टल विच कंटेन वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। अब ये क्रिस्टल क्या है, थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो क्या बोल रहा हूं मैं, द इमर्जेंट लाइट फ्रॉम द कहां से, फ्रॉम द क्रिस्टल विच कंटेन वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन इज सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये वाली लाइन आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगी जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन उठता है व्हाट इज पोलराइजेशन, जो कि हेडिंग में देखा था हमने। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, वो फिनोमिना जिस फिनोमिना की मदद से हम लाइट को क्या करते हैं, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को क्या करते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, है ना। इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेटिंग, इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं उसको क्या कर दूंगा, रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि वो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता रहे। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या लाइट वेव, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन
बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। उस फिनोमिना को हम बोलेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वो डिवाइस, जिस डिवाइस की मदद से, है ना, हम क्या करेंगे, लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड बनाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका पोलराइजर। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक वो डिवाइस, जिस डिवाइस की मदद, पोलराइजर पढ़ रहे हैं ना हम, तो पोलराइजर क्या है, पोलराइजर एक वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, विच इज यूज टू पोलराइज द लाइट वेव इज नोन एज पोलराइजर। और दो इंपॉर्टेंट आपके पोलराइजर होते हैं, एक होता है आपका किसका बना हुआ, टॉर्मलाइन का, दूसरा किसका बना होता है आपका, नाइकोल का, और तीसरा एक और होता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइड्स बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे हम लाइट की, जो कि अनपोलराइज लाइट को हम क्या करेंगे, पोलराइज बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने एक, मान लीजिए ऐसे करके एक प्लेट सी ले ली, जो कि किसकी बनी हुई है, टॉर्मलाइन की बनी हुई है, टॉर्मलाइन की बनी हुई है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, पोलराइजर। क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये अनपोलराइज लाइट को क्या बनाएगा, पोलराइज्ड बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एक पोलराइजर लगाया ऐसे करके, और इसके अंदर बिल्कुल एक कट लगा दिया मैंने, ये पूरी प्लेट है, एक कंप्लीट प्लेट है, और इसके अंदर क्या लगा दिया मैंने, कट लगा दिया ऐसे करके। अब यहाँ से अनपोलराइज लाइट आ रही है, यानी कि ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, जो कि हर डायरेक्शन में इसकी वाइब्रेशन हो रही है। और इसको बनाने का तरीका मैंने सिखाया है, ऐसे करके अनपोलराइज लाइट बना सकते हैं, पीछे बताया था, एक ऊपर वेक्टर, एक बीच में डॉट लगा दो। जैसे ही यहाँ पे लाइट पहुंचेगी, इसके अंदर से वही लाइट पास हो पाएगी जो इसके पैरेलल में होगी, जहां पे हमने कट लगाया। बाकी तो क्या है, सारा का सारा क्या है, ओपेक है नेचर में, जो प्लेट पूरी की पूरी कैसी, ओपेक है नेचर में, यहाँ से लाइट पास होगी नहीं। ये जो कट लगाया हुआ है ना, इस कट के अंदर से लाइट पास होगी, और कट के अंदर से वही लाइट पास होगी जो इस कट के पैरेलल में होगी, जो कट हमने लगाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से सिर्फ ये वाली लाइट पास हो पाएगी, जो सीधी ऐसे करके। बाकी ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके जो भी लाइट होगी वो इसके अंदर से पास नहीं हो पाएगी। तो यहाँ से जो लाइट निकली, तो ये जो आपको लाइट देखने को मिलेगी ना, इट इज योर पोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट आपकी, पोलराइज्ड लाइट है। अब पता कैसे चले कि ये पोलराइज्ड लाइट है कि नहीं है, तो इसको पता करने के लिए पहले मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एनालाइजर। अब एनालाइजर भी एक किस्म का पोलराइजर ही होता है, सेम इसके इधर कट लगा हुआ है। जब ये लाइट के सामने आप इसको रखोगे पहली बार, बिल्कुल इसके पैरेलल में, जैसे ये इधर था ऐसे ही कट इसके सामने रखा हुआ है, तो जैसे ये लाइट आएगी, इसके अंदर से भी लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये लाइट कैसी आपकी, पोलराइज लाइट है। लेकिन ओवर कंफर्म करने के लिए बाकी फिनोमिना तो सेम ही है, यहां तक ये लाइट आके पोलराइज होके। अब मैं क्या करूंगा, इसको बिल्कुल इसके पैरेलल में ना रख के एनालाइजर को क्या करूंगा, थोड़ा सा टिल्ट करके रखूंगा। जब टिल्ट करके रखूंगा, ये लाइट तो ऐसे करके आ रही है, और इसको तो मैंने ऐसे करके रखा हुआ है, तो इसके अंदर से ये लाइट पास ही नहीं होगी। जब इसके अंदर से लाइट पास नहीं होगी, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी लाइट नहीं दिखेगी। इससे हमें कंक्लूड कर लेंगे कि यहाँ पे जो लाइट पहुंची थी वो पोलराइज थी, इसलिए इसके अंदर से ये पास नहीं हो पाई, और इसकी वाइब्रेशन ऐसे थी, पर कट हमने ऐसे लगाया हुआ था। एनालाइजर को मैंने क्या किया था, टिल्ट करके रखा हुआ था। ये है इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आएगी, जिसको नहीं समझ आई है वो रिपीट करके लेक्चर देख लेना। अच्छा, एक और चीज है, जब हम लाइट को, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज्ड बना देते हैं, तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, पोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, वो आधी हो जाती है किससे, अनपोलराइज लाइट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी 10 है, जब उसको आप पोलराइज्ड बना दोगे तो उसकी इंटेंसिटी कितनी बचेगी, 5, हाफ रह जाती है। ये पोलराइज थी, सॉरी ये अनपोलराइज थी, और ये पोलराइज्ड है। पोलराइज की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मेलस लॉ, लॉ ऑफ मेलस भी बोलते हैं इसको। क्या कहता है लॉ ऑफ मेलस, समझते हैं। देखिए, इसने भी बात ही की हुई है उसकी पोलराइजेशन की ही, पर बात किसके साथ इसने रिलेट किया, इंटेंसिटी के साथ। देखिए, इसने कहा व्हेन ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए एनालाइजर, बोलता है जो एक बीम है किसकी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, जब इंसिडेंट होती है किसके ऊपर, एनालाइजर के ऊपर, द रिजल्टेंट जो होगा किसका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनालाइजर is varies directly as a square of cosine of angle between the plane polarizer and analyzer। मुझे पता है आपको ये बात समझ आई नहीं होगी, अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी, फिर आपको मैं वापस स्टेटमेंट समझाऊंगा। तो चलिए एक बार इसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका एनालाइजर है, ये जो है ना, ये आपका क्या है,
एनालाइजर। ये अगर एनालाइजर है और इसके ऊपर एक प्लेन पोलराइज लाइट गिरती है, आके फॉल करती है यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये एनालाइजर के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा। प्लेन पोलराइज लाइट एनालाइजर के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट कौन सा होगा इस प्लेन पोलराइज लाइट का, एक ये कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ये जो कंपोनेंट है इसका क्या नाम होगा, ए कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा इसका क्या नाम होगा, ए साइन थीटा। अब ए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है इसका एम्पलीट्यूड मान लो कितना है, ए है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस लाइट की, इस कंपोनेंट की जो किसके पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू प्लेन पोलराइजर, वो क्या है, ए कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर जो है कौन सा, ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए साइन थीटा। ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एनालाइजर के। ये क्या है आपका एनालाइजर। और आपको पता है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो एनालाइजर के अंदर से पास ही नहीं होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। पास कौन सा होगा, जो उसके पैरेलल होता है वही लाइट उसके अंदर से पास होगी। तो यानी कि इस एनालाइजर के अंदर से ये जो पोलराइज लाइट है इसका कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर से पास हो पाएगा एनालाइजर के अंदर से, ए कॉस थीटा। समझ आ रही होगी बात। तो वही यहाँ पे किया हुआ देखना, लेट ए क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो ट्रांसमिट किया गया है किसके द्वारा, पोलराइजर के द्वारा, अलोंग किसके, अलोंग ओपी। इट मेक्स एंगल कितनी, थीटा, विद किसके साथ, प्लेन पोलराइजर के साथ, किसके साथ, प्लेन पोलराइजर, सॉरी विद प्लेन ऑफ एनालाइजर के साथ। ये आपकी प्लेन पोलराइज जो लाइट है ओपी, ये क्या बना रही है, एंगल बना रही है कितना, थीटा, किसके साथ, प्लेन एनालाइजर के साथ। अब ए कॉस थीटा जो प्लेन पैरेलल है किसके, एनालाइजर के साथ, एंड ए साइन थीटा आपका क्या है, कंपोनेंट परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन ऑफ एनालाइजर के साथ, ठीक है ना। अब हमें पता है इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कौन सा है, ए कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो इक्वल टू आ गया, और जहां पे क्या लगा दिया मैंने, के। तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। के ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या मान ली, आई नॉट मान ली, जो कि क्या आप कितनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, आई नॉट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। यहां से हमें पता क्या चला, आई जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल है, प्लेन पोलराइज लाइट के बीच में और एनालाइजर के बीच में। तो चलिए स्टेटमेंट समझते हैं मेलिस लॉ की, यही स्टेटमेंट लिखी हुई थी, देखना। व्हेन ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन, किसके ऊपर, एनालाइजर के ऊपर इंसिडेंट होती है, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है आई लाइट की, जो कि आई थी, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनालाइजर, जो कि एनालाइजर के द्वारा ट्रांसमिट की गई थी, इज वेरीज डायरेक्टली, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ कोसाइन। क्या है, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल। एंगल कौन सी है, एंगल बिटवीन द प्लेन पोलराइजर, एंगल बिटवीन द प्लेन पोलराइजर एंड एनालाइजर, प्लेन पोलराइजर एंड एनालाइजर के बीच में जो एंगल होती है उसके स्क्वायर ऑफ कोसाइन के बराबर होती है। तो क्या है, आई, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, व्हेन ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए एनालाइजर, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड किसके द्वारा, फ्रॉम द एनालाइजर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ये हो गया आपका क्या, लॉ ऑफ मेलर। नेक्स्ट है आपका, और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, जो इंटेंसिटी होती है लाइट की पोलराइजेशन होने के बाद वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से भी पोलराइजेशन होती है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट फॉल करती है एक मीडियम के ऊपर, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर। और जहां से लाइट आई, ये कैसी लाइट है, अनपोलराइज, क्योंकि ऐसे करके और बीच में एक डॉट भी लगाया हुआ, तो अनपोलराइज लाइट यहाँ पे आके फॉल करती है, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है। थोड़ी सी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और थोड़ी सी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। जो रिफ्रैक्टेड रे होती है
जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो क्या होती है, अनपोलराइज्ड होती है। तो क्या है, अनपोलराइज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जो रिफ्लेक्टेड होती है वो क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड होती है। कब, रिफ्लेक्शन होने के बाद। ये थोड़ा सा आइडिया आपको समझ आया होगा। अब देखना, इसको आगे यूज करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये आपको बताया। अब देखना इसको क्या लिखा हुआ यहाँ पे, वो पढ़ते हैं। ये किसने बताया किसने नहीं बताया वो आगे आपको पता चल जाएगा। बोलता है जब भी एक लाइट है इंसिडेंट होती है किसके ऊपर, रिफ्लेक्टिव मीडियम के ऊपर, देन द रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एक रिफ्लेक्टर रे क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है। एंड रे इज पार्शली पोलराइज, और थोड़ी सी वो क्या हो जाती है, पार्शली पोलराइज। जो रिफ्लेक्टेड थी वो क्या होगी, थोड़ी सी पोलराइज होगी, और रिफ्रैक्टेड क्या होगी, अनपोलराइज ही रही। लेकिन सॉरी लेकिन ब्रिस्टर साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट डिग्री और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन क्या होती है, ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रे इंक्रीजेस। बोलता है एक ब्रिस्टर साइंटिस्ट आए, उन्होंने नोटिस किया जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जा रहे थे, तो वैसे वैसे जो एंगल, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी वो क्या होती जा रही थी, अच्छे से उसका एक्सटेंट ऑफ या डिग्री ऑफ जो आपका पोलराइजेशन था वो क्या होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। कब, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जा रहे थे। तो यहाँ वही लिखा है, observed that the degree or extent of polarization of reflection of ray increases with increase in angle of incidence, and at a particular angle of incidence the reflected ray is completely polarized। बोलता है एक ऐसी एंगल आती है जिस एंगल के ऊपर, एक ऐसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आती है जिस एंगल के ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी। उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, पोलराइज्ड एंगल बोलते हैं या ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, ब्रूस्टर साइंटिस्ट ने इसको बताया था। द एंगल एट विच द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड इज नोन एज ब्रूस्टर एंगल। तो पूछते हैं तो ब्रूस्टर एंगल कौन सी एंगल है, तो वो एंगल जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है उसे हम ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। इसी को देखते हुए हम पढ़ेंगे ब्रूस्टर लॉ। ठीक है, ब्रूस्टर लॉ देखते हैं। बहुत इजी सा लॉ है, ये सिंपल सा लॉ है। इस लॉ ने क्या कहा, when unpolarized light is incident at a polarizing angle, polarizing angle यानी कि ब्रूस्टर एंगल, एक इंसिडेंट लाइट जब फॉल करती है एक मीडियम के ऊपर, कितने एंगल के ऊपर, पोलराइज्ड एंगल के ऊपर या पोलराइजिंग एंगल के ऊपर, जिसको हम किसके साथ लिख रहे हैं, थीटा, और पाँव के नीचे क्या लिखना आपने, पी, थीटा पी, उन्हें इंटरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ऐसे इंटरफेस के ऊपर गिरती है जब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुल्ली पोलराइज्ड, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। अभी जो मैंने बताया वही, जब एक रे इंसिडेंट होती है, जहां एक लाइट इंसिडेंट होती है, कौन सी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होती है विद एंगल कितनी, पोलराइजिंग एंगल के साथ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी या रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो क्या होगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। जब वो किसके ऊपर गिरती है, एक मीडियम के ऊपर गिरती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। समझ आई होगी बात। और इसको हम ऐसा भी मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एंगल। बोलता है मैथमेटिकल इसकी स्टेटमेंट क्या है, बोलता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का वो किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा पी। थीटा पी क्या है, थीटा पी आपका क्या है, इट इज योर पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं। चलिए इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे जो रे गिरी आके, तो वो कितने एंगल पे फॉल हुई है, वो एंगल पे फॉल हुई है थीटा पी के ऊपर, कितनी, थीटा पी। और जहां पे जो एंगल रिफ्रैक्ट हुई है उसकी एंगल कितनी है, R1, और जहां पे जो रिफ्लेक्शन हुई है उसकी एंगल कितनी है, R। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे मैं पॉइंट्स भी नाम दे देता हूँ। ये क्या है आपकी रे, ए ओ, ये कौन सी है, सी, ये कौन सी है आपकी, बी। इनको मैंने नाम दे दिए। अब इसी की वजह से हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। अब ध्यान से देखना, अब एंगल सी ओ बाई में चले जाओ, कौन सी, सी ओ बाई में, ये है, प्लस एंगल कौन सी,
बी ओ बाई में चले जाओ, तो ये टोटल एंगल बन जाएगी आपकी, दोनों को ऐड कर दो। सी ओ बाई प्लस बी ओ बाई किसके बराबर होगा आपका, 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी आपकी, 90 डिग्री की। दोनों ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं कब, जब ये रे कंप्लीटली क्या होती है, पोलराइज्ड हो जाती है। और सीओ बाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, सीओ बाई ये एंगल है, और यहां से लेके यहां तक एंगल एंगल कितनी, 90 डिग्री, और ये आपको पता है कितनी आर, तो मुझे अगर ये एंगल पता करनी है तो क्या होगी, 90 माइनस आर करूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली एंगल आ जाएगी सीओ बाई, तो 90 माइनस आर कर दिया। सेम इसके साथ ये कंप्लीट एंगल कितनी है, 90 डिग्री, और बी ओ बाई को फाइंड करना है, कंप्लीट एंगल कितनी है, 90 डिग्री, माइनस कर दूंगा इस आर को, तो यही बचेगी, बी ओ बाई बचेगी, तो क्या करेंगे 90 माइनस आर कर देंगे, इक्वल टू क्या है आपका 90 डिग्री, ब्रैकेट ओपन कर दो, 90 प्लस 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, और ये क्या है आपका माइनस आर, और ये भी क्या है आपका माइनस आर, माइनस माइनस आए देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर इक्वल टू 180 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो R1 प्लस, नहीं समझ आ रही जिसको मैं एक बार लिख देता हूँ इधर, तो क्या बचेगा देखना, इस स्टेप के बाद ब्लू पेन यूज करता हूँ, इस स्टेप के बाद क्या होना है 180 डिग्री माइनस आर, क्या है माइनस R1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा माइनस R1 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना बचेगा माइनस 90 डिग्री, तो इधर माइनस कॉमन ले लूंगा, क्या आ जाएगा R प्लस R1, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा R प्लस R1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा मुझे एक्चुअली चाहिए था R1, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 विल बी 90 डिग्री माइनस R, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, तो R1 की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री माइनस R आ गया, ठीक है जी। अब आपने लगाना है स्नेल्स लगा, पता है स्नेल्स लगा क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ये R1 क्या है, ये वाली एंगल, ध्यान रखना ये वाली एंगल, तो R1 की वैल्यू पता है 90 माइनस R है, तो मैं क्या करूंगा देखते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितनी थी आपकी थीटा पी, और रिफ्रैक्शन कितनी थी 90 माइनस R होगी, है इक्वल टू क्या है म्यू, तो साइन थीटा पी अपॉन क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस आर कितना होता है कॉस आर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन हुई है, ये आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, देखना आर क्या है आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या है आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो थीटा पी इक्वल से क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो थीटा पी किसके बराबर हो जाएगा आर के बराबर, तो आर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ थीटा पी रख सकता हूँ, साइन थीटा पी अपन कॉस थीटा पी क्या हो जाएगा tan थीटा पी इक्वल टू म्यू, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं पोलराइज, पोलराइज मैंने वही बताए, ये वो डिवाइस होते हैं जो यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, लाइट को पोलराइज करने के लिए, अलग अलग किस्म के पोलराइजर्स होते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ डायग्राम बनाई हुई इसको आप देख सकते हो, इसके बारे में मैंने अभी समझाया था आपको, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाएगी, इसको रीड कर लेना। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो आपका वो है यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइज, प्लेन पोलराइज ऑफ लाइट की क्या फायदे हैं, जब पोलराइज का क्या फायदे हैं, क्यों यूज किया जाता है इनका, जैसे यहाँ पे हम यूज आपके बहुत ज्यादा जगह यूज किया जाता है, आपको पता भी होगा, जैसे इट इज यूज टू अवॉइड द ग्लेयर ऑफ लाइट, जैसे मोस्ट ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द glaring surface is partially plane polarized with vibration in horizontal plane and use of polarized glass with vibration plane vertical, the most of the polarized light from the glazed surface is cut off। देखिए आपको इतना समझ नहीं आया होगा, इसको देखना मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। जैसे मैं आपके एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे गॉगल्स यूज किए जाते हैं आपके, है ना, प्लेयर्स होते हैं उन्होंने गॉगल्स लगाए होते हैं, क्यों लगाए होते हैं, क्योंकि जब धूप होती है, जब लाइट फ्लड लाइट आ रही होती है, उनको जब आप बाल को देखना होता है, जब जहाँ कैच पकड़ना होता है, अगर वो डायरेक्टली सूरज को की तरफ देखेंगे, जो लाइट आंखों में पड़ रही है डायरेक्टली उनकी तरफ देखेंगे, तो उनकी आंखों में जो लाइट जाएगी वो कैसी जाएगी, अनपोलराइज लाइट जाएगी, और अनपोलराइज लाइट का मतलब सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होता है वाइब्रेट कर रहा होता है, इसकी वजह से वो बॉल को अच्छे से देख नहीं पाते।
जब वो गॉगल्स लगा लेते हैं तो उनके अंदर ग्लासेस जो लगे होते हैं दैट आर पोलराइड का ग्लासेस, वो लाइट को क्या करते हैं ना, पोलराइज कर देते हैं, एक डायरेक्शन में उनको वाइब्रेट करवाते हैं, तो आपकी आंखें अच्छे से उस बॉल को फिर क्या कर सकती है, देख सकती है। और एग्जांपल देखो, जो आपकी शील्ड होती है कार के ऊपर, है ना, अवॉइड द ड्रेजलिंग ऑफ लाइट ऑफ कार अप्रोचिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ड्यूरिंग द नाइट। जब नाइट की आप गाड़ी जब ड्राइव करते हो तो आप जब देखना दूसरी साइड से जब लाइट आती है तो आप उस लाइट को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में हो रही होती है, अनपोलराइज लाइट होती है। लेकिन जब हम कार में बैठ जाते हैं तो कार में क्या लगे होते हैं, शील्ड के ऊपर पोलराइड्स लगे होते हैं। तो जब वहां से लाइट पास होती है तो लाइट एक डायरेक्शन में क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगी थी, इसलिए वहां से हमें क्या होता है, अच्छे से विजिबल होता है। ये भी कॉन्सेप्ट किसका है, पोलराइजेशन का और पोलराइड का कॉन्सेप्ट है। द पोलराइड क्या करते हैं, पोलराइड फिट किए गए होते हैं विंडशील्ड के ऊपर एंड ऑन द कवर ग्लास ऑफ द हेडलाइट ऑफ द ईच कार। जो ग्लास होती है, कवर ग्लास होती है, उनके ऊपर भी लगाए होते हैं। अल्टीमेटली पता क्या है, ये हेडलाइट है, इसके ऊपर ऐसे करके पोलराइड्स लगाए होंगे हॉरिजेंटल। फॉर एग्जांपल जब यहाँ से लाइट आ रही होगी तो ये सारे हॉरिजेंटली वाइब्रेट कर रहे होंगे। बाद में दूसरी तरफ जो लाइट विंडशील्ड होगी उसके ऊपर हम ऐसे करके पोलराइजर लगा सकते हैं, तो वो लाइट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, आपकी तरफ आने नहीं देंगे। तो आपके थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेना, इसको समझाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे ये खत्म करना टॉपिक, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ताकि एग्जाम में लिख सको, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो एक एग्जाम्पल समझाने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, आप एग्जाम में इसको लिख पाओगे। नेक्स्ट है, क्लियर फोटोग्राफ लेने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जब क्या हो, the clear photograph of white clouds are obtained by fitting the polarize in the front of the camera lens. Scatter light which is partially polarized is cut off by the polarize. Only unpolarized light from the cloud enter the camera. तो देखो, जब हमें व्हाइट क्लाउड का फोटो लेना है तो वहां पे उसके ऊपर हमने क्या लगाए होते हैं, पोलराइड्स लगाए होते हैं, ठीक है। तो पोलराइड्स जो लगाए होंगे हमने किनके ऊपर, इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा लेंस, स्कैटर कर देंगे किसको, स्कैटर द लाइट विच इज पार्शली पोलराइज, जो पार्शली पोलराइज होगी उसको क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, किसकी मदद से, पोलराइड की मदद से। इस तरह से इसका बहुत सारे यूजेस हैं, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगी। और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, सीडी प्लेयर्स में यूज किया जाता है ताकि उसको वो रीड कर सके। इन सीडी प्लेयर द पोलराइज लेजर बीम एक्ट एज ए नीडल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड फ्रॉम द कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि सीडी विच इनकोडेड डिजिटली फॉर्मेट, जो कि किस फॉर्म में इनकोड किया होता है, डिजिटल फॉर्मेट में इनकोड किया होता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं आपके किसके, पोलराइड्स की। और पोलराइज इज यूज्ड इन 3 डायमेंशनल मोशन पिक्चर्स, 3D जो मोशन पिक्चर्स होती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपका कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो ये लास्ट लेक्चर था ऑप्टिक्स का, वेव ऑप्टिक का। तो ये वेव ऑप्टिक आपकी खत्म हो गया, ये पोलराइजेशन का आपका कंप्लीट मैंने आज कंप्लीट करवा दिया। कुछ भी डाउट हो गया आप पूछ लेना, मैंने कोशिश की आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है तो मुझे ये कंप्लीट करना था। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।